अभी तुम लोग ऑन किए थे तो क्या ट्यूबलाइट स्पार्क वगैरह किया था? सारे स्विच ऑन करने पे। चलो ठीक है, देखो। चलो ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियली कुछ बेसिक टर्म को जानना है। तो सबसे पहला जो टर्म है कि एग्जैक्टली ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या है। तो ग्रेविटेशन कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो सिंपली एग्जांपल है force between sun and earth and any satellite, ठीक, sun and any planet। तो दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। दूसरा टर्म आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी लाइंग ऑन इट्स सरफेस। सरफेस ऑफ अर्थ पे जो भी बॉडी है उसमें और अर्थ के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका को ग्रेविटी कहते हैं। तो कहता है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी बॉडी लाइंग ऑन नियर इट्स सरफेस या लाइंग ऑन इट्स सरफेस। थर्ड टर्म कहता है फ्री फॉल। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग प्रॉब्लम भी बनाते थे और उसमें कहते थे कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या होता था? फ्री फॉल मोशन है और वो मोशन ऑब्जेक्ट का अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी अलोन। जो हम लोग कह देते कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कोई बॉडी मूव कर रहा है उसको हम लोग कह देते फ्री फॉल। तो कहता है द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड अ फ्री फॉल। फोर्थ टर्म आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमकेएस में, सीजीएस में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और एपीएस में 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर होता है? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। एट एन एल्टीट्यूड, एट ए डेप्थ, ड्यू टू रोटेशन और ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। चार कंडीशंस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज करेगा। या तो आप चले जाओ, या डेप्थ चले जाओ, या अर्थ का रोटेशन हो जाए, या अर्थ का ऑब्लेटनेस के कारण से इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा होता पोलर रेडियस से। उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू वेरी कर जाता है। तो कहता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ gravitational pull of the earth is called acceleration due to gravity. It is a vector quantity whose magnitude is 9.8 meter per second and its direction is always directed towards the center of the earth. Clear? अब यहां पर कहता है ये डिपेंड नहीं करता मास, साइज और शेप ऑफ द बॉडी, उससे इंडिपेंडेंट है। और कहता है इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। किस पर डिपेंड करेगा? अल्टीट्यूड। यदि किसी बॉडी को ऊपर ले जाओ तो अल्टीट्यूड हो गया, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ तो डेप्थ हो गया, अर्थ का रोटेशन हो गया तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, और फोर्थ कंडीशन शेप ऑफ द। आगे समझ में? ये लिखने की कोई खास जरूरत नहीं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पहले भी 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अब आ जाए पहला पॉइंट है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब कहता है कि जैसे कोई भी दो बॉडी, मान लो एक का मास m1 दूसरे का मास है, दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों को लाइन ज्वाइन कर रहा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब यहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू मासेस, दोनों मास के सेंटर को ज्वाइन करता है। अब यहां पर ज्वाइन करने के बाद एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस r है
वो मच लार्जर देन साइज ऑफ द फर्स्ट बॉडी, मच लार्जर देन साइज ऑफ द सेकेंड बॉडी। यदि साइज इसका यदि मान लो पहले वाले बॉडी का R1 दूसरे वाले बॉडी का R2 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो R दोनों से ज्यादा है, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा। तो कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to product of its masses and inversely proportional to square of the distance between the centers of the two masses, and the direction of this force is along the line joining the centers of the two masses। इन दो मास के बीच के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उधर ही फोर्स लगेगा। अब इसका मतलब यहां पर ये जो कंडीशन है इसको यही समझ लेना है कि पॉइंट मास की तरफ बिहेव करेगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब g यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं करता है। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी दो बॉडी के बीच जब अट्रैक्शन होगा तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू सेम रहेगा, और इसका वैल्यू याद रखना 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया। एसआई में सीजीएस में क्या हो जाएगा, न्यूटन को रिप्लेस करेगा डाइन, मीटर को रिप्लेस करेगा सेंटीमीटर, किलोग्राम को रिप्लेस करेगा ग्राम। आ गया समझ में? क्लियर? ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नहीं 10th में था ना कि 9th में था? 9th में। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आ जाए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, यहां से हम लोगों का काम शुरू होता है। अब ये कहता है दो पॉइंट मासेस m1 m2 दोनों के बीच का डिस्टेंस r। अब देखिए यहां पर कैसे फोर्स लग रहा है, ये F21 है, मतलब क्या हुआ, m1 2 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, m1 2 को अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह से m2 अट्रैक्ट करेगा तो क्या नाम देंगे, F12। और जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, डिस्टेंस का वैल्यू 1 से 2 जाएंगे तो इसका नाम दे देंगे R12। तो 1 से 2 R12, फिर 2 से 1 आएंगे तो नाम क्या दे देंगे, R21। तो इसको लिखने का तरीका और समझने का तरीका क्या है, सिंपली हमने कहा कि ये मास हमारा m1 है और दूसरा मास m2 है। अब यहां पर ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, तो F21 2 पर फोर्स लगा रहा है 1, मींस फोर्स एक्सर्टेड ऑन m2 ड्यू टू m1। इसी तरह से ये फोर्स लगा रहा है 1 पर F12, तो क्या लिखेंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन m1 ड्यू टू m2। इन दोनों के बीच का पोजीशन r है। अब यहां से यूनिट वेक्टर 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो R12 लिख देंगे, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम m1 टू m2। R21 क्या लिखेंगे, डिस्टेंस किधर से किधर, 2 से 1। अब फोर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। पहले तो जनरल फॉर्म ये है, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, G m1 m2 बाई R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। अब यहां पर गौर से देखो, F12 फोर्स का डायरेक्शन किधर है, F12 ये वाला, और इसके अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में कौन है, R12। तो यहां पर ये आ जाएगा G m1 m2 और ये क्या आ जाएगा, R12 का स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर। इसी तरह से F21 बताओ क्या हो जाएगा, G m1 m2 क्या आएगा डिस्टेंस,
देख तो F21 का डायरेक्शन, एक मिनट गलती हुआ है, यहाँ गलती है, मेरी गलती है। F21 का डायरेक्शन, ध्यान देना, F21 का डायरेक्शन, फिर से इसको हम रीड्रॉ कर दे, सॉरी, फिर इसको, एरर नहीं होना चाहिए। ये हमारा M1 M2 1 अट्रैक्ट कर रहा है 2 को, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 ड्यू टू, ये फोर्स एक्सर्टेड ऑन M1 ड्यू टू 2। यूनिट वेक्टर ऐसे जा रहे हैं तो R12, ऐसे आ रहे हैं तो 2 से 1 R21 होगा। अब देखो फोर्स, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, F21 इज इक्वल टू GM1 M2, डिवीजन में क्या बन जाएगा, R21। ठीक, फिर गलती हो रही, R12 सॉरी, R12 बार बार मिस्टेक, कोई बात नहीं, R12 अगेन F12 लिखोगे तो क्या आएगा, G। देखो F12 के डायरेक्शन में, F12 का डायरेक्शन ये टुवर्ड्स राइट, हम फोर्स को ही बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, हम ही मिस्टेक कर रहे हैं, हमसे ही मिस्टेक हो रहा, फोर्स को बार बार हम उल्टे तरीके से लिख रहे, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जिस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, मान लो F21 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया 2 को अट्रैक्ट कर रहा है बाई 1, F12 इसका मतलब 1 को अट्रैक्ट कर रहा है 2, यही है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो क्या करेंगे, 2 पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, 2 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, वैसे ही लिख देंगे। और ये कर रहा है 1 को अट्रैक्ट, तो F12। ठीक है, यूनिट वेक्टर कोई दिक्कत नहीं, F यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या हो गया, R12। ठीक, किधर है, 1 से 2, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, 2 1, इसका डायरेक्शन अब ठीक हो गया, तो बार बार एक ही गलती हो रही थी। तो F21 के डायरेक्शन में देखो R12 आ गया, अब F12 के डायरेक्शन में कौन हुआ, R21। ठीक है, अब सही हो गया, R12 और R21 इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, F12 इज इक्वल टू क्या माना, ये F12 का रिजल्ट क्या आ गया, माइनस ऑफ F21। F12 का वैल्यू क्या आ गया, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करेगा। आ गया समझ में।
हो गया। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग अपने पीडीएफ को कंपेयर कर ले। यही था F इजिकल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर आर कैप, F12 को लिख दिया R21 के लॉन्ग। ठीक, और इसको ऐसे भी लिख सकते, एक तरीका और भी है जो यहां पर लिखा गया इसी फॉर्म में। हमने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। F इजिकल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर कैप। ठीक है, तो यहां पर आर कैप का वैल्यू, यूनिट वेक्टर का वैल्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। तो आर वेक्टर बाई आर, इसके वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ये बन गया वेक्टर अपॉन आर। देन F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर क्यूब, आर वेक्टर हो गया। अब इसको बिल्कुल वैसे ही चलो F12 मान लो लिखते हैं। तो F12 के अलॉन्ग फिगर में देखो ड्रॉ कर रखा जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। F12 का डायरेक्शन और R21 का डायरेक्शन सेम है, तो ये बन गया R21 क्यूब, R21 क्यूब, और ये R21 वेक्टर। इसी तरह से F21 बताओ क्या लिखोगे, जी M1 M2 डिवाइड बाई F21 का डायरेक्शन और R12 का डायरेक्शन सेम। फिर वैसे ही क्या आ जाएगा कंडीशन, F12 इज इक्वल टू माइनस, मतलब R12 का वैल्यू, यहां देखो ना, यहां भी लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, R12 का डायरेक्शन और R21 का डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए फाइनली F12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस F21, इक्वल अपोजिट। यही रिजल्ट है। हो गया। इरेज करें। चलिए, अब आ जाए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। थोड़ा सा फॉन्ट डार्क हो गया। जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बताया, तो यहां पर कैपिटल जी की बात कर रहे हैं, जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू सबसे पहले कैवेंडिश ने फाइंड किया था, और एक डिवाइस है जिसको टॉर्सनल बैलेंस कहते हैं, उसी को यूज किया था। अब ये जी का वैल्यू नेचर और साइज से इंडिपेंडेंट होता है। हमने कहा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक, ये मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करता है। जी का वैल्यू काफी स्मॉलर है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर फोर्स होता, वीकेस्ट फोर्स होता, और इसका रेंज काफी ज्यादा है। एटॉमिक साइज से लेकर के इसका रेंज इंफिनिटी तक है। और ये सबसे हमारे जो कॉमन फोर्सेस से चार, एक पहला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, वीक फोर्स हो गया, और न्यूक्लियर फोर्स। इस चार कैटेगरी में सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये तो ऑलरेडी जानते थे आप पहले से।
अब आ जाए ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर्टीज। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम से इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक। और इट होल्ड्स गुड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। जब भी फोर्स लग रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडी, इसलिए हम लोग कहते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक। और ये टू बॉडी इंटरेक्शन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। मान लो अर्थ और किसी प्लैनेट, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में फोर्स लग रहा है, तो उसके बीच में कोई दूसरा सैटेलाइट भी होगा तो उसके प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हमारे अर्थ के बीच में लग रहा है, तो आप यदि बीच में आ रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह ग्रेविटेशन फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है, तो नोट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब आ जाए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहता है कि बहुत सारे मासेस इंटरैक्ट हो रहे हैं, M1 M2 M3 Mn, और हमको एक M पर फोर्स निकालना है। तो M M1 को अट्रैक्ट करेगा, M2 को अट्रैक्ट करेगा, M3 को अट्रैक्ट करेगा, अप टू Mn, सबको ये अट्रैक्ट करता जाए। इसका मतलब यदि टोटल फोर्स हम M पर निकालेंगे तो सबका वेक्टर सम कर देंगे, इन सब का वेक्टर सम कह देंगे। तो यही कहता है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सबके फोर्स का वेक्टर सम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, F इजिकल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू F। तो वेक्टर सम में क्या क्या रूल आ जाएगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सिंपल। सेम डायरेक्शन में तो R इजिकल टू P प्लस Q, दो फोर्स का डायरेक्शन सेम। अपोजिट है तो R इजिकल टू P माइनस Q। परपेंडिकुलर है तो क्या आ जाता था, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। और एंगल थीटा बन गया तो R स्क्वायर इजिकल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये सारे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करते हैं हम लोग प्रॉब्लम बनाने में, ठीक है। अब यही कहता है। अब यहां पर एक चीज और भी है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन M एंड M1 हो रहा है, M और M2 के बीच हो रहा, M M3 के बीच, M Mn के बीच हो रहा, तो यहां पर जो F1 का लाइन ऑफ एक्शन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। मतलब वो M2 के प्रेजेंस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब दो गिवन मास के बीच यदि फोर्स 40 न्यूटन का है और बीच में थर्ड पार्टिकल भी रख दोगे तो रिमेन्स सेम, 40 न्यूटन ही रह जाए। यही मतलब है। अब इसको हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी। कैसे प्रॉब्लम बनाते हैं, हमको सी पर फोर्स निकालना है। यहां पर दो मासेस है भाई, एक स्मॉल m और बीच में एक कैपिटल M, इसी पर हमको फोर्स निकालना है। तो तरीका देखो क्या, बहुत सिंपल, इसको फिक्स कर दो जिस पर फोर्स निकालना है। ये वाला A को अट्रैक्ट कर रहा है, नाम दे दो FA। ये वाला B को अट्रैक्ट कर रहा है, नाम दे दो FB। दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन C, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या दोनों वैल्यू लिख देंगे, विद इन मॉडुलस डाल देंगे। अब इन दोनों के बीच का फोर्स देखते क्या भाई, G। किसके किसके, FA का मतलब क्या है, A और C के बीच, तो M कैपिटल M। डिस्टेंस कितना है A और C के बीच का, A स्क्वायर माइनस G। B किसके किसके बीच है, इन दोनों के बीच, तो M इंटू M। डिस्टेंस क्या आ गया, A। दोनों को सॉल्व करेंगे तो नेट फोर्स क्या आ गया, 0। आ गया समझ में, क्लियर, 100%। नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तो यहां पर हम लोग एनालिसिस भी देख लें, जीरो आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता था फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी। यहां पर ट्रायंगल के वर्टिसेस पे मासेस दे रखे हैं और सी पर हमको फोर्स निकालना है। जिस पर फोर्स निकालना उसको फिक्स कर दो। चलो फिक्स कर दिया। अब सी वाला क्या करेगा, ए को अट्रैक्ट करेगा, नाम दे दिया एफ ए। सी वाला बी को अट्रैक्ट करेगा, नाम एफ बी कर दिया। इनके बीच का एंगल कितना होता भाई, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी कॉस 60 डिग्री। ठीक। अब यहां पर इन दोनों के बीच का जो फोर्स है और इन दोनों के बीच का फोर्स है, ये फोर्स इक्वल है। ये दोनों फोर्स इक्वल है, इसलिए हम लोग मासेस आइडेंटिकल है तो फोर्स भी इक्वल होगा। इसलिए हम इसको कुछ भी नेमिंग कर दो, मान लो एक्स कर दो। इसका मतलब एफ ए एफ बी के बराबर, उसको एक्स एज्यूम कर लिया। सॉल्व करने का तरीका देखो, बहुत इजी लगेगा। cos 60 का वैल्यू 1/2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3x स्क्वायर हो गया। अब x का मतलब एफ ए रख दो, एफ ए क्या बनेगा, g स्क्वायर बन रहा है। या इसको एक काम करो, यहीं पर पहले सॉल्व कर लो। एफ सी क्या बन गया, इधर से हटा तो रूट बन गया √3fa। अब √3 एफ ए का मतलब किसके किसके बीच फोर्स, इन दोनों के बीच। तो क्या बन जाएगा, ये जी m इंटू एम, और ये डिस्टेंस किससे डिवाइड, ए से डिवाइड। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। √3g m स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, न्यूटन में आ। हो गया, आंसर देख लें, चेक कर लें। यही था, सॉल्यूशन भी देख लो, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन डी। डी पॉइंट पर फोर्स निकालना। चलो, स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस पे मासेस गिवन है। डी पर टोटल फोर्स निकालना, डी को फिक्स कर दो। डी किसको अट्रैक्ट करेगा, सी वाले को, नाम दे दिया एफ सी। डी फिर किसको अट्रैक्ट करेगा, ए वाले को, एफ ए नाम दे दिया। और फिर इसको ज्वाइन कर दो, ये भी तो अट्रैक्ट करेगा, एफ बी। अब पहले इन दो को सॉल्व कर ले। एफ ए का डायरेक्शन ये है और एफ सी का डायरेक्शन ये। इन दोनों के बीच का पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो 90 डिग्री। फोर्सेस इक्वल होंगे एफ ए एफ सी, क्यों, साइड इक्वल है, मास का पेयर भी इक्वल। इसको हम लोग पहले सॉल्व कर ले। एफ ए सी 90 डिग्री पर है, क्या फॉर्मूला है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो सिंपल एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर,
दोनों का वैल्यू सेम, इसलिए 2FA² लिख सकते हैं। मीन्स FAC इज इक्वल टू √2FA। यहां तक तो आ गया। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन गया भाई? √2FA। और ये FB इसी के अलोंग है, तो दोनों का सम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा? D पर। FD इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? √2FA प्लस क्या बनेगा? FB। दोनों का डायरेक्शन सेम, तो दोनों ऐड हो जाएगा। FB √2 G। A का मतलब क्या है? किसके किसके बीच अट्रैक्शन है, देख लो। FA का मतलब A और D, तो मासेस क्या हो गए? M इंटू M। डिस्टेंस हो गया स्क्वायर ऑफ द साइड। ठीक। FB किसके किसके बीच है? FB चेक करो, B और D के बीच। तो B और D के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? डायगोनल √2A का होल स्क्वायर। इसमें क्या क्या कॉमन आ गए बता दो जल्दी से। GM²/A² कॉमन। यहां क्या बचा? √2 प्लस ये क्या बचेगा? जल्दी से बता दो। 1/2 बचेगा। सिंपल। A² तो कॉमन ले लिया, इसी फॉर्म में छोड़ दो, ये एलसीएम ले लो। रिजल्टेंट फोर्स आ गया। हो गया। आगे बढ़े। चलिए, तो यहां पर ये क्वेश्चन 3 हम लोग देख भी ले, रिजल्ट क्या आ रहा है। एक्चुअली ये डी हमने ऐसे बनाया, मान लो यहां डी रहता तो इस तरह से बनाए जनरलाइज वे में, वहां पर हमने सॉल्व भी कर दिया। आंसर टैली करा लीजिए, आंसर वही फॉर्म में है, देख लो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड पे नेट फोर्स निकालना है। ठीक। वैसे यहां पर इसको हमने फिक्स कर दिया जहां फोर्स निकालना है। अब इसको फिक्स कर दिया तो ये क्या करेगा? इस वाले को अट्रैक्ट करेगा, नाम क्या दे दिया? F है। ये किसको अट्रैक्ट करेगा? इस वाले को, नाम क्या दे दिया? FB। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, नाम क्या दे दिया? FC। अब गौर से देखो, FB और FC का रिजल्टेंट यदि इसके बीच में हो और ये एंटी पैरेलल हो जाए और मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, तो नेट फोर्स विल बी 0। तो पहले इन दोनों के बीच का नेट फोर्स निकाले, तो ये कितना एंगल हो जाएगा? सेंट्रॉइड पे ये सारे 120 बनाते, तो ये एंगल 120 डिग्री। अब FBC का सम निकालते हैं, तो FBC निकालो। FBC² इज इक्वल टू FB² हो गया प्लस FC² हो गया प्लस 2FB FC, और दोनों के बीच का एंगल 120। अब सबका वैल्यू FB और FC का वैल्यू सेम है, इसको आप मान लो FB, ये भी FB, ये भी 2FB, और cos 120 का वैल्यू -1/2। 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब FB² भी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? ओनली FB। तो FB² बचा, और FBC का मतलब ओनली FB। इसका मतलब इसका वैल्यू कितने के बराबर? FB के बराबर आ गया। और FB का वैल्यू, यहां सारे फोर्सेस क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, इसका नाम दे दो F
क्या नाम दिया है? BC। इसका मतलब यहां पर FA ऐसे लग रहा है और FBC ऐसे लग रहा है, और यहां पर सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स निकालेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो FA माइनस FBC, FA और इसका वैल्यू FB आया, FA और FB दोनों इक्वल है, इसलिए नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आया समझ में? इसी तरह से एक स्क्वायर के सेंटर पे यदि फोर्स निकालोगे, आइडेंटिकल मासेस हैं, तो उसके सेंटर पर भी नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। आया समझ में? चलो नोट कर लो। हो गया? रेज करें। तो नेट फोर्स हमारा 0 आएगा। ये एक्सप्लेनेशन दिया था, ऐसे भी बना सकते हो, 90 डिग्री लेके तो नेट फोर्स 0 आए। ये एक्स एक्सिस के करॉस्पॉन्डिंग लेके बना सकते, सॉल्व कर। हम एंगल लिख दिए, आप आसानी से बना सकते। अब यहां पर कहता फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, मतलब किसके किसके बीच। तो कहता कि यहां पर एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और यहां पर कोई एक पॉइंट मास जिसका डिस्टेंस इस रॉड से स्मॉल d है। तो इस दोनों के बीच फोर्स निकालना है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हम फोर्स निकालेंगे इन दोनों के बीच में, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड करता है पॉइंट मास के लिए, बिगर मास के लिए नहीं है। तो पॉइंट मास के लिए, इसका मतलब यहां पर स्मॉल m, और यहां पर कहीं भी हम छोटा सा एक एलिमेंट्री मास ले लें, इसको हम dm लिख दें। dm और m के बीच का डिस्टेंस x ले लें, तो इनके बीच का जो फोर्स हो जाएगा dF इज इक्वल टू G m1 m2 m इंटू dm डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बन जाएगा x। अब dm का वैल्यू क्या निकालेंगे? टोटल मास बाई टोटल लेंथ, और इसका छोटा सा लेंथ मान लेंगे एलिमेंट्री लेंथ dx। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। df इज इक्वल टू जी बाई एक्स स्क्वायर, ये m हो गया, dm का मतलब m बाई एल dx। तो यहां पर df इज इक्वल टू जी एम एम बाई एल 1 बाई एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब टोटल फोर्स निकालना है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। वेरिएबल क्या है यहां पर? x वेरिएबल है, तो वेरी कहां से कहां तक करेगा? पहले ये डिस्टेंस यहां तक आएंगे, ये लोअर लिमिट हो जाएगा, और फिर यह अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट का वैल्यू d, और अपर लिमिट का वैल्यू क्या बन जाएगा? d प्लस लेंथ ऑफ द रॉड। तो लोअर लिमिट की जगह पर d, अपर लिमिट की जगह पर d प्लस। अब यहां पर जो क्वांटिटी है उसको लिख देंगे GMM डिवाइडेड बाई L 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो ये GMM बाई L 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता? -1 बाई एक्स। तो d हो गया d प्लस एल GMM बाई L। तो लोअर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू, तो लोअर लिमिट 1 बाई डी माइनस 1 बाई डी प्लस, तो ये हो गया GMM बाई एल। नीचे आ जाएगा d, और ये d प्लस एल। d प्लस एल को न्यूमरेटर में माइनस d हो गया, d और d कट गया, एल और एल भी तो कट जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा? ये एक्सप्रेशन देखो, GMM बोलो डिवाइडेड बाई एल, और एल भी कट गया, तो d इंटू डी प्लस एल हो जाए। आया समझ में?
नोट कर लो। हो गया। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर भी टैली करा ले हम लोग। देख ले हमारा आंसर यही है। इसी फॉर्म में इसको सॉल्व किया, फाइनली यही देखो आंसर आया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है मास m इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स सच दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फ्रैगमेंट्स। कहता है एक मास m को हम दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच मैक्सिमम हो। तो जो मासेस हमने बनाया या सिंपली जो दो मास को फॉर्म किया, दो मास को ब्रेक किया, उनके उनको फ्रैगमेंट कहते हैं। उसका रेशियो क्या होगा? मान लो एक को m1 मान लिया, दूसरे को m2, तो m1 m2 का रेशियो क्या होगा? यही क्वेश्चन पूछता है। तो हम मान ले कि कैपिटल M मास है, यही है ना? माना क्या दे रखा। एक पार्ट को हम स्मॉल m मान ले, दूसरे पार्ट को m माइनस m। तो m1 की जगह पर m हो गया, m2 की जगह पर m माइनस m हो गया। अब इन दोनों के बीच के फोर्स को लिखेंगे जी m माइनस m बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर ये बन गया g बाई आर स्क्वायर, ये m माइनस m स्क्वायर हो। ठीक। अब यहां पर इनके बीच फोर्स निकालना है। तो फोर्स को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, दो कंडीशन करने का तरीका क्या था? डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट कर दे। पढ़ा ना मैक्सिमा मिनिमम। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा? मैक्सिमा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? तो वेरिएबल। वेरिएबल कौन? m, क्योंकि इसी को हमने एज्यूम किया ना, यही ना चेंज करेगा। इसको या तो हम 1 kg माने तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? m-1 kg। इसको 2 माने तो m-2। इसलिए यहां पर स्मॉल m वेरिएबल, तो df बाई dm g बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल ये ऐसे ही होगा जैसे 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, 2x का 1x स्क्वायर का 2x, बिल्कुल वैसे ही। तो ये क्या है? m। तो कोफिशिएंट वैसे ही रह गया, m का डिफ्रेंसिएशन 1। m स्क्वायर जस्ट लाइक x स्क्वायर, m स्क्वायर का 2m। क्या करना है? जीरो पुट कर देना है। इसका मतलब g बाई आर स्क्वायर m माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो g बाई आर स्क्वायर कैन नॉट बी 0। तो m माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू क्या बन गया? m/2 बन गया। अब m/2 बन गया तो एक फ्रैगमेंट बन गया m/2, दूसरा फ्रैगमेंट m-m/2 क्या बन गया? m/2। दोनों के फ्रैगमेंट का रेशियो क्या आ गया? दोनों के फ्रैगमेंट का रेशियो 1:1। ये भी m/2, ये भी m/2 आया ना, तो रेशियो दोनों के इक्वल हो गए, 1:2। आ गया समझ में? तो फोर्स से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम जितना भी टाइप बन सकता था बता दिया।
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को आज यूज कर लिया। हो गया क्लियर? तो यहां तक कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।